पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, इकोसिस्टम की संरचना क्या है। इकोसिस्टम में दो चीजें हमने पहले ही बात की थी, इसके दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। और इन दोनों घटकों के मध्य जो निरंतर गतिशीलता बनी रहती है, उस गतिशीलता या उस फंक्शनिंग से ही इकोसिस्टम की पूर्णता होती है। तो दो प्रकार के घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक को अब हम डिटेल में बात करेंगे कि जैविक घटक कौन कौन से होंगे और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अजैविक घटकों की। निर्जीव घटक कौन से हैं जो किसी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का निर्धारण करते हैं, क्योंकि संरचनात्मक रूप से दो ही घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र की क्या विशेषताएं होगी, किस प्रकार का वो पारिस्थितिक तंत्र होगा, वो उस जगह के जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। किसी स्थान पर किस प्रकार के जीव हैं, किस प्रकार की वनस्पति है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये निर्धारित करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार का होगा। जैसे अभी हमने वर्गीकरण पढ़ा पिछली स्लाइड के अंदर कि नेचुरल और कृत्रिम, तो नेचुरली डेवलप हुआ। अब वो नेचुरली जो डेवलप हुआ उसको हमने कहा कि इसको हम फिर बांट देते हैं टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के अंदर हमने बांटा, स्थलीय और जलीय में जब बांटा तो हमें वहां ये लगा, आप उसको अध्ययन करोगे तो आपको ये मिलेगा कि टेरेस्ट्रियल में क्या हुआ, स्थल था, जल की कमी है, जल पर्याप्त है, उसकी उपलब्धता जो है वो सीमित है, जबकि जलीय के अंदर अधिकता किसकी है, जल की है। तो एक घटक अधिक हो गया, एक घटक की कमी हुई, तो जो घटक अधिक था उसके अकॉर्डिंग ही वहां का इकोसिस्टम डेवलप हुआ। जल की अधिकता थी, जलीय हो गया, स्थल की अधिकता थी, स्थलीय हो गया। स्थलीय में आपने देखा कि हमने उसको फिर से बांट दिया कि ये तो ग्रासलैंड है साहब, ये दूसरे वाला ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये डेजर्ट इकोसिस्टम है। तो डिवाइडेशन हमने कैसे किया, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया कि ग्रासलैंड में ग्रासेज जो है वो अधिक है, घास जो है वो अधिकता में है, फॉरेस्ट के अंदर बड़े पेड़ जो है वो अधिकतम है, डेजर्ट में वनस्पति ही कम है। मतलब वहां का जो जैविक घटक था उसको हमने डिफाइन किया कि उसके आधार पर हमने हमारे इकोसिस्टम को डिफाइन किया। बट वो जो जैविक घटक था उसको वो वहां उस तरीके का क्यों है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वहां का की जलवायु, वहां चारों ओर का पर्यावरण, और सीधे तौर पे कहूं तो वहां उपस्थित अजैविक घटक, दोनों एक दूसरे के ऊपर पूर्णतया डिपेंडेंट है। जैसे अजैविक घटक है उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर जैविक घटक या जीव वहां पर होंगे, और जिस प्रकार के जीव होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वहां का इकोसिस्टम जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये जो कारक हैं अजैविक कारक, इन अजैविक कारकों के आधार पर वहां के जैविक कारक निर्धारित होंगे। जिस प्रकार का वहां का पर्यावरण है, जिस प्रकार का वहां का क्लाइमेट है, जैसी वहां की मृदा है, जैसी वहां की स्थलीय आकृति है, इसके आधार पर ही वहां पर किस प्रकार के जीव जंतु होंगे, किस प्रकार की वनस्पति होगी, यह निर्धारित होती है। और जिस प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति उस सिस्टम में है उसके अकॉर्डिंग हम पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण करते हैं या उसको डिफाइन करते हैं कि साहब ये पारिस्थितिक तंत्र जो है ये इस प्रकार का है। तो सबसे बड़ी जो निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होती है कि इकोसिस्टम किस प्रकार का होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, वो निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होती है हमारे अजैविक घटक से। और इन अजैविक घटकों को हमने मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा, जलवायवीय कारक, मृदीय कारक और स्थलाकृतिक कारक। जलवायवीय कारक उस आवास जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी जलवायु, उसकी जलवायु कैसी है, वहां का वातावरण कैसा, वहां के जलवायु कारक क्या है, वहां प्रकाश की अवेलेबिलिटी कितनी रहती है, वहां तापमान क्या रहता है, वहां हवा की वायु की आर्द्रता क्या है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो घटक है, इन घटकों को हम कहेंगे जलवायवीय घटक है, जलवायवीय कारक। फिर वहां की मृदा कैसी है, मृदा का संगठन क्या है, किस प्रकार का संगठन उस मृदा के अंदर है, मृदा के अंदर जल की उपलब्धता कितनी है, मृदा जल और वहां की फील्ड कैपेसिटी क्या है, उस मृदा की जल धारण क्षमता क्या है,
मृदा का आर्द्रता प्रतिशत क्या है, मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति कितनी है, ये सब जो कारक होते हैं वो मृदीय कारक हैं। फिर वहां की स्थलीय आकृतियां कैसी है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, या रेत के बड़े बड़े टीले हैं, तो जिस प्रकार की आकृति होगी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही वहां की वनस्पति होगी, वहां का इकोसिस्टम डिफाइन होगा। तो जैविक घटकों को मोटे तौर पर हमने 3 भागों में बांटा, जलवायवीय कारक, मृदीय कारक और स्थलाकृतिक कारक। अब हम इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे कि जलवायवीय कारक जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारक जो है वो प्रकाश, लाइट। इस धरती पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। हम सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर हैं और इस पृथ्वी पर जो हमारा ये प्लैनेट है, इसके ऊपर जितनी भी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं या हम कंज्यूम कर रहे हैं, यहां ऊर्जा का अंतिम सोर्स जो है वो सूर्य है। हमारी को जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कहां से आ रही है, सूर्य से आ रही है। तो हम जो प्रकाश की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा जलवायवीय कारक है कि वहां प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है वो कितना मिल रहा है, उसकी समय अवधि क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है ना। तो उसके आधार पर वहां की वनस्पति या जीव जंतु जो है वो निर्धारित होते हैं। प्रकाश की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का अंतिम सोर्स क्या है, सूर्य। तो ये जो प्रकाश की हम बात कर रहे थे, कौन सा प्रकाश हुआ, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के ऊपर पूरा इकोसिस्टम निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम को जो ऊर्जा मिलती है वो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म से मिलती है और उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण। नाम सुना होगा सबने। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारे जो हरे पादप हैं, ये हरे पादप वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित वर्णक की सहायता से कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं जी? कार्बनिक भोजन का निर्माण कौन कर रहा है? हरे पौधे। हरे पौधों को उस कार्बनिक भोजन का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए। और इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ये जो हरे पौधे हैं, ये हरे पौधे इन दोनों पदार्थों को किसमें कन्वर्ट करते हैं? कार्बनिक भोजन में। और इसमें रूपांतरित करने के लिए इनको 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक सूर्य का प्रकाश और दूसरा पर्णहरित। मतलब ये जो पौधा है, इस पौधे का रंग होता है, हम कहते हैं पौधे हरे होते हैं, हमने लिखा ही कि हरे पादप है, इनका रंग हरा है। ये हरा रंग किसके कारण होता है जी? पर्णहरित के कारण। मतलब पर्णहरित किसके पास है? इस पौधे के पास ही है। अब इस पौधे को वातावरण से क्या मिल गई? कार्बन डाइऑक्साइड। मृदा से इसने क्या अब्जॉर्व कर लिया? जल। जल इसको अपने वातावरण से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसको अपने वातावरण से मिल गई। अब ये सारी चीजें तो इसको मिली। अब इसके बाद में जरूरत किसकी पड़ी? प्रकाश की। क्यों? क्योंकि इस मैकेनिज्म पूरी को कंप्लीट करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश। इस सूर्य का प्रकाश जब इस पौधे को मिलता है तो ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए कार्बनिक भोजन का निर्माण कर लेता है। अब ये कार्बनिक भोजन का निर्माण कितना होगा, ये सारी चीजों पे निर्भर करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता कितनी है, जल की उपलब्धता कितनी है, प्रकाश की उपलब्धता कितनी है। अगर हम ये मान लें
कि पौधे के पास में बाकी सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में है। इमेजिन करें कि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पर फिलहाल तो उसकी कोई कमी भी नहीं है, मान लीजिए उसके पास जल भी है, तो अब जो लिमिटिंग फैक्टर आया वो क्या रहा? प्रकाश। अब जितना प्रकाश पौधे को मिलेगा, जितनी अवधि तक मिलेगा, जिस गुणवत्ता का मिलेगा, उसके अनुसार ही ये पौधा कार्बनिक भोजन का निर्माण करेगा। अब ये कार्बनिक भोजन जो है ये किसके लिए बना? पारिस्थितिक तंत्र के लिए। अगर कार्बनिक भोजन की उपलब्धता अधिक है तो दूसरे जीव जो हैं वो सारे जीव भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं साहब? हरे पौधों पर। अगर हरे पौधे अधिक हैं, उन पौधों को प्रकाश की अवेलेबिलिटी है, वो कार्बनिक भोजन बना रहे हैं, तो उस पर निर्भर दूसरे जीव जो हैं वो भी अधिक मात्रा में होंगे। तो पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए जो ऊर्जा या जो कार्बनिक भोजन का निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। और इस प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या चाहिए? सूर्य का दृश्य प्रकाश, वो प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में ये पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। अब साहब बात आ गई कि प्रकाश संश्लेषण है। अब इस प्रकाश संश्लेषण के लिए मोटी आवश्यकता ही किसकी है? प्रकाश की है। अब दूसरी कौन सी बातें हैं जो इसको प्रभावित करती है? वो आती है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश कितनी तीव्रता का मिल रहा है? अगर हमें हमारी ग्लोब को हम देखें, हमारी इस पृथ्वी को देखें, तो सूर्य का प्रकाश जिस तीव्रता का, जिस इंटेंसिटी का मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही पेड़ पौधे या वनस्पति जो है वो पाई जाती है। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, वहां पर सूर्य का प्रकाश जो है वो सबसे अधिक तीव्रता का पड़ता है, क्योंकि हम कहते हैं कि भूमध्य रेखा जो है उसके ऊपर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है, तो वहां पर उसकी तीव्रता भी अधिक होती है। ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों के ऊपर सूर्य के प्रकाश की किरणें जो तिरछी जाती है, तो वहां पर उसकी तीव्रता जो है वो कम होती है। तो भूमध्य रेखा पर जब इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता जो अधिक है, तो वहां पर वनस्पति भी अधिक होती है, और ध्रुवों पर इसकी तीव्रता कम है तो वहां वनस्पति भी कम है। मतलब हम अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। शुरुआत में हमें ट्रॉपिकल दिखते हैं, फिर सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टुंड्रा, टेगा, पोलर। ये जो डिवाइडेशन हुआ ये किसके आधार पर हो गया? प्रकाश के। हालांकि दूसरे फैक्टर भी है, और ये सारे फैक्टर एक दूसरे से अंतर संबंधित है। प्रकाश अगर अधिक मिल रहा है वह तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, है ना। तो प्रकाश की तीव्रता। अगला आता है प्रकाश की गुणवत्ता। किस गुणवत्ता का प्रकाश मिल रहा है उसके ऊपर भी प्रकाश संश्लेषण निर्भर करेगा। फिर आती है प्रकाश की अवधि। कितनी अवधि का प्रकाश मिल रहा है उसके ऊपर भी पौधों का या जीवों का जो जीवन काल निर्भर करता है। जिस अवधि का प्रकाश मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जीव जो है वो अपनी अनुक्रियाएं करता है, और इस काल को हम एक टर्म देते हैं दीप्तिकालिता। मतलब कितने समय तक प्रकाश मिलता है उसके अनुसार ही वहां की वनस्पति निर्धारित होती है। क्योंकि पौधों में की बात करें, जंतुओं की बात करें, सब में दीप्तिकालिता का बड़ा महत्व है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं ये लॉन्ग डे प्लांट है, दीर्घ अवधि के पौधे हैं, है ना। दूसरे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, फिर तीसरे डे न्यूट्रल प्लांट जो होते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट की अगर हम बात करें, जैसे हमारे टोबैको है, सोयाबीन है, जैंथियम है, ये शॉर्ट डे प्लांट है। इनको दिन की अवधि जो होती है वो कम चाहिए होती है। अगर हम बात करें कैरेट की, रेडिश की, है ना, या बीट की, चुकंदर की, इनको जो है लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इनको अवधि, दिन की अवधि जो होती है वो अधिक अवधि की आवश्यकता होती है। टमाटर है, या फिर उसकी बात करें हम कॉटन की, कपास है, टमाटर है, इनके लिए दिन छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, इनको हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। तो दीप्तिकालिता, कितने समय तक, किस अवधि तक प्रकाश उस पौधे को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां पर वनस्पति निर्धारित होगी। तो ये कुछ फैक्टर थे जो
उस स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है। दूसरा जलवायु कारक जो है वो आता है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर की हम बात करें तो जीवों का जो जीवन काल या जीवन जो संभव होता है वो 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री के मध्य एक ये तापमान की परास है जिसमें सामान्यतः जीवन पाया जाता है। परंतु इसके अंदर भी यदि हम देखें तो 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री जो है ये अनुकूलतम ताप है। इस तापमान परास के अंदर जो जीवों की जीवन क्रियाएं हैं वो बहुत सरलता से चल जाती है ना। तो अगर इससे तापमान कम होता है तो भी जीवों की जीवन की क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। इससे अगर अधिक होता है तो भी जीवों की जो जीवन क्रिया है वो प्रभावित होती है। तो जिस रेंज का या जिस तापमान परास के अंदर की हम बात करें तो जो तापमान की परास होगी उसके अनुसार वहां की वेजिटेशन निर्धारित होगी और जिस प्रकार की वनस्पति होगी उसी प्रकार से वहां पर दूसरे जंतु होंगे और उसी के आधार पर वहां का इकोसिस्टम जो है वो डिफाइन होता है। अगर हम तापमान के आधार पर बात करें तो हम वनस्पतियों को कुछ इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। जहां टेम्परेचर ज्यादा है, अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो वहां पर हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से फिर हम ऊपर चलते हैं, पोलर की ओर, ध्रुवों की ओर चलते हैं, जहां मध्यम तापमान होता है वहां पर हमें उष्णकटिबंधीय डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, पर्णपाती वन मिलते हैं। जब हम निम्न ताप पर जाते हैं तो हमें कॉनिफेरस या शंकुधारी वन मिलते हैं और जब बिल्कुल कम तापमान हो जाता है ध्रुवों के ऊपर, पोलर पे जब हम चले जाते हैं वहां पर हमें एल्पाइन वनस्पति मिलती है। अब ये जो वनस्पति का वर्गीकरण हुआ, अलग अलग तरीके की वनस्पति हमें मिली अलग अलग टेम्परेचर जोन के अंदर, तो ये निर्धारण किसने किया? तापमान ने। किसने कर दिया? तापमान। तो जैसा तापमान होगा उसी प्रकार का वहां का इकोसिस्टम पाया जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्षा की। तीसरा जलवायु कारक जो है वो है वर्षा। किसी भी इकोसिस्टम की आप बात करें, इकोसिस्टम के लिए जल का मुख्य साधन जो है वो वर्षा है। जल का जो मुख्य साधन है, अगर हम मैराइन इकोसिस्टम को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, मैराइन इकोसिस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वहां इस जल से कोई मतलब नहीं है। हम अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, तो यहां पर जल का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? वर्षा है। वर्षा से जो जल आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर इकोसिस्टम जो है वो डिफाइन होगा। अब कुछ स्थानों पर वर्षा बहुत अधिक होती है तो वहां पर हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कहीं पर वर्षा बहुत कम होती है, अत्यंत कम होती है, तो वहां पर रेगिस्तान मिलते हैं हमें। तो जो वर्गीकरण हो रहा है पौधों का वो वर्षा के आधार पर या वर्षा के द्वारा भी निर्धारित होता है। अब किस प्रकार की या कितनी वार्षिक वर्षा होती है उसके अनुसार वहां की वनस्पति निर्धारित होती है। अब हम यदि कहें कि वर्षा जो है वो बहुत कम है, 0 से 25 सेंटीमीटर है, बहुत कम है, तो वहां क्या मिलेगा? मरुस्थल मिलेगा। जहां जल की कमी है वहां मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी। अगर 25 से 75 सेंटीमीटर है तो घास के मैदान है, मतलब ठीक ठाक बारिश हो रही है तो वहां हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम मिलेगा। अगर वर्षा अधिक हो रही है, 75 से 125 सेंटीमीटर अगर बारिश हो रही है तो वहां पर हमें फॉरेस्ट मिलेंगे। और वर्षा अत्यधिक हो रही है तो वहां पर हमें रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो वर्षा की उपलब्धता के आधार पर भी वहां का इकोसिस्टम डिफाइन होता है। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये सारे जो कारक हैं ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जितनी अवधि तक प्रकाश आएगा उसके अकॉर्डिंग तापमान या टेम्परेचर डिफाइन होगा और प्रकाश की अवधि
और टेम्परेचर से वहाँ की वेजिटेशन डिसाइड होती है, और उसी के आधार पर वहाँ का वर्षा कितनी होनी है, क्या होगी, वो भी वहाँ पर मिलने वाले प्रकाश की अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता और उस टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती। कोई भी कारक जो है वो स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ठीक है, तो जितनी बारिश या वर्षा होती है, जितना वर्षण हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही इकोसिस्टम डिफाइन होता है। चलिए साहब, अगला आता है वातावरणीय आर्द्रता। वातावरण में ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब किसी भी एटमॉस्फेयर में उपलब्ध जल वाष्प की मात्रा, जितनी जल वाष्प वातावरण के अंदर उपस्थित होती है उसे हम वातावरणीय आर्द्रता कहते हैं। क्या कहा जाएगा उसको? वातावरणीय आर्द्रता कहा जाता है। वातावरणीय आर्द्रता को हम कुछ टर्म यूज करते हैं इस आर्द्रता के लिए, 3 टर्म यूज कर रहे हैं हम। एक होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, वायु के इकाई भार में उपस्थित जल की मात्रा, वायु के इकाई भार के अंदर उपस्थित जल की जो मात्रा होती है, जल वाष्प की मात्रा जो होती है, उसको हम कहेंगे उसकी विशिष्ट आर्द्रता। फिर आती है निरपेक्ष आर्द्रता, मतलब वायु के एकांक भार में जल वाष्प, उसके एकांक भार के अंदर जल वाष्प की मात्रा कितनी है, वो कहलाएगी उसकी निरपेक्ष आर्द्रता। और फिर होती है आपेक्षिक आर्द्रता। इसका मतलब ये हो गया कि इस समय उस वातावरण में कितनी जल वाष्प उपस्थित है और उसी ताप पर उस वातावरण द्वारा और कितनी जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता है, उनका जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम कहते हैं आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। तो 3 टर्म यूज लेते हैं, विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और आपेक्षिक आर्द्रता। इकोसिस्टम के हिसाब से अपन देखें तो मेनली आपको ये समझना है कि आर्द्रता क्या है। तो वायुमंडलीय वातावरण के अंदर जो उपस्थित जल वाष्प की मात्रा है या जो जल वाष्प है, उसको हम कहते हैं वातावरणीय या वायुमंडलीय आर्द्रता। अब अगला कारक जो है वो है वायुमंडलीय गैसेस। कौन कौन सी गैसें उपस्थित है, उनका प्रतिशत, एक स्टैंडर्ड परसेंटेज जो होता है गैसेस का होता है। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, हाइड्रोजन और हीलियम और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, ओजोन का परसेंटेज क्या होता है उसके अंदर, तो कितने प्रतिशत मात्रा इन गैसेस की पाई जाती है। ये एक स्टैंडर्ड मान है कि इतनी होनी चाहिए, पर एक्चुअली इतनी होती नहीं, कुछ वेरिएशन पाया जाता है। अब जितना ये वेरी करेगा, मान इनका बदलेगा, तो हम कहते हैं कि ये जो वायुमंडल जो है या ये एयर जो होती है, वायु जो होती है, इस वायु का ये एक स्टैंडर्ड कंपोजिशन है, इसके अंदर कुछ भी फेरबदल होता है, ऐसा परिवर्तन जो उस सिस्टम के लिए हानिकारक हो, उसको हम प्रदूषण कहते हैं। जब ये प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाता है या इसका कंपोजिशन बिगड़ जाता है, तो उस स्थान की वनस्पति या वहां का इकोसिस्टम भी परिवर्तित हो जाता है। चलिए साहब,